तो अब तक की क्लास में हमने औसत से संबंधित कुछ प्रश्न देखे थे, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। औसत एवरेज की सीरीज़ को ही हम लोग आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, 50 बैट का औसत मूल्य 80 रुपये है। 50 बैट का औसत मूल्य कितना है, 80 रुपये है, जबकि 75 गेंदों का औसत मूल्य 60 रुपये है। तो सभी बैट और गेंद का औसत निकालना है, सभी का कुल औसत निकालना है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले बैट का औसत मतलब बैट का कुल मूल्य निकालते हैं, फिर गेंदों का कुल मूल्य निकालेंगे और फिर सभी से उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे मतलब औसत इसका आ जाएगा। तो देखिए जो औसत का फॉर्मूला है उसको हमेशा हम लोगों को अपने दिमाग में रखना है, हमेशा अपने दिमाग में रखते हुए उसी चीज़ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 50 बैट का औसत मूल्य इतना दिया है, तो कुल मूल्य निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले 50 बैट का कुल मूल्य कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 50 गुणा 80, है ना, फॉर्मूला हम लोग को याद पता ही है। 50 गुणा 80 कितना हो जाएगा, 4000। ठीक है, ये 2 0 इधर आ गया और बाकी 8 पंचे 40। चलिए ठीक है, जबकि 75 गेंदों का औसत मूल्य 60 है, तो 75 गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 75 गेंदों का कुल मूल्य 75 इंटू 60, 75 इंटू 60, तो कितना आ जाएगा ये 0, 6 पंचे 30, 5 रहे 3, 6 सत्ते 42, 42 और 3 45। ठीक है, चलिए ठीक है। अब उसके बाद ये हो गया 50 बैट का कुल मूल्य। ठीक है, ये हो गया 75 गेंदों का कुल मूल्य 4000 रुपये, 4500 रुपये। अब आ गया, अब सभी बैट और गेंद का औसत मूल्य हम लोगों को निकालना है, सभी बैट और गेंद का औसत मूल्य। तो औसत कैसे निकालते हैं, औसत निकालते हैं योग बटे जो संख्या है। ठीक है, तो औसत निकालने के लिए कैसे करेंगे, जो फॉर्मूला है, तो देखिए सभी बैट और गेंद का औसत निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, और सभी बैट और गेंद का औसत बराबर क्या हो जाएगा, सभी का कुल मूल्य। ठीक है, सभी का कुल मूल्य मतलब 50 बैट का कुल मूल्य कितना, 4000, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 4000, प्लस 75 गेंदों का, सभी गेंदों का कुल मूल्य कितना है, 4500, बटे कितना हो जाएगा, जितने बैट्स हम लोग के पास है और जितनी गेंद हम लोग के पास है, तो कितने हैं, 50 बैट है और 75 गेंद है, 50 बैट प्लस 75 गेंद। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8500 8500 बटे 7 5 12 125। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अगर 25 से इसको हम लोग डायरेक्ट काटते हैं तो 25 5 बार में जाएगा, ये 25 5 125, और ये कितने में जाएगा, 25 या 75, बचा 10, तो 25 चौक 100 और 0। ठीक है, अब बचा 5, तो 340 बटे 5 कितना हो जाएगा, 5 एक बार में, और यहाँ 5 6 30, 5 8 40, तो 68। ये हो गया आंसर 68। ठीक है, 68 हम लोगों का आंसर हो जा रहा है। तो 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं। हाँ ठीक है, स्पेस है, काफ़ी स्पेस है, तो ये हम लोग को समझ में आ रहा है 68। चलिए ठीक है, तो सभी बैट और गेंद का औसत मूल्य हो जाएगा 68। ठीक है, 68 रुपये आ जाएगा। अब देखिए क्या पूछा था, 50 बैट का औसत मूल्य दिया था, तो हम लोगों ने उससे कुल मूल्य निकाल लिया। सभी बैट और गेंद का औसत मूल्य पूछा है तो ज़रूरी है कि सभी बैट और गेंद का सबसे पहले हम लोग कुल मूल्य निकालें, तो कुल मूल्य हमने निकाल लिया, आपस में जोड़ दिया। फिर ये ज़रूरी है कि सभी बैट और गेंद कुल कितने हैं, उनकी संख्याएँ कितनी हैं ये पता होनी चाहिए, तो ये तो पता ही है 50 और 75 है, तो 50 75 यहाँ से आंसर निकलिए। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस स्किप करने ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस टाइप के इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में कई बार दिखते हैं। मतलब हर किसी एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो थोड़े से सिंपल भी रहते हैं, थोड़े फ़नी भी रहते हैं, फ़नी निकल गया मुँह से, इंटरेस्टिंग भी रहते हैं। देखिए 3 संख्या का औसत 20 है, 3 संख्या का औसत 20 है तथा उनमें अनुपात कितना है, उन संख्याओं में अनुपात कितना है, 8:5:7 रेशियो है 8, 5 और 7 का उन 3 संख्याओं में। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, यहाँ से तो 8 अनुपात में सबसे बड़ी संख्या आएगी, तो लेकिन पहले रेशियो का वो मान निकालना पड़ेगा जिसको हम लोग यहाँ पुट कर सके। ठीक है, तो देखिए 3 संख्याओं का औसत 20 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर औसत 20 दिया है, 3 संख्याओं का औसत अगर 20 दिया है तो 3 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा। अगर औसत 20 है
तो कुल योग कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 या 60। ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से फॉर्मूला क्या होता है, के संख्याओं का योग बटे के बराबर औसत। तो यहाँ पे औसत दिया है और के संख्याओं का योग ये हम लोग को निकालना ही है, के संख्याओं का योग ये हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, 3 संख्याओं का कुल। ठीक है, और बटे संख्याएं कितनी है, 3 है, तो 20 या 60, तो यहाँ से 3 संख्याओं का हम लोग कुल योग निकाल रहे हैं। अब देखिए 3 संख्याओं का कुल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 है ना, 3 संख्याओं का कुल हो जाएगा 60। अब इनमें अनुपात कितना है, 8:5:7 संख्याओं में अनुपात है 8, 5 और 7 का। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि x मान लेंगे, संख्याओं को क्या मान लेंगे, x, 8x, 5x, 7x। ठीक है, अब ये जो संख्याएं हैं, जो हम 3 संख्याएं मान रहे हैं, इन्हीं का कुल योग कितना है, 60। तो इन्हीं का कुल योग तीनों को जोड़ के अगर हम लोग देखें तो 60 आएगा। ठीक है, जो अनुपात है 8, 5, 7 और संख्याएं मान ली हमने 8x, 5x और 7x, और इन्हीं का कुल योग कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। अब 8, 5, 13, 13 और 7 20, तो 20x बराबर है 60। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3, 20 या 60। ठीक है, 20 नीचे आ जाएगा, x बराबर 3। अब यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 8 के रेशियो में आएगी, तो 8x मतलब 8 गुणा 3, x की वैल्यू 3 है, तो 8 या 24, ये आ गया आंसर। कैसे भी देख सकते हैं सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो 5x में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5x, 15 हो जाएगा, 15 और 7 कितना हो जाएगा, 7 या 21। तो जोड़ के देखते हैं, 4, 5, 9 और 1 10, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और 2 6, 60। चलिए ठीक है, सही है ना, तो ये कुल योग 60 आ रहे हैं, अभी 60 आ रहा है, तो ये हो गया। अब उसके बाद चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन हो गए। अब देखिए यदि दो, ये इसी तरीके का, ये वाला इसी तरीके का है, यदि 2 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है, 2 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है, और यदि उनकी आयु में अनुपात 13:11 है। ठीक है, उनकी आयु में रेशियो कितना दिया है, 13:11। एक व्यक्ति 13x का है, मतलब 13x उसकी उम्र है, और एक व्यक्ति की उम्र कितनी है, 11x है। तो उनकी आयु का योग और अंतर क्या हो जाएगा, उनकी आयु का योग और अंतर क्या हो जाएगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो अगर आयु का योग और अंतर हम लोगों को चाहिए तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हम लोग उन दोनों की आयु निकालें, क्योंकि अगर आयु हम लोग निकाल लेंगे तभी हम लोग योग और अंतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 व्यक्तियों की औसत आयु 48 वर्ष है, तो सबसे पहले कुल निकालते हैं। 2 व्यक्तियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु है 48, तो कुल कितनी हो जाएगी, 48 दूनी 96। ठीक है, औसत से दोनों व्यक्ति का हम लोग गुणा कर दिए फॉर्मूला के हिसाब से, तो कुल निकल गया 96 वर्ष। ठीक है, 96 ईयर, 96 वर्ष निकल गया। और यदि उनकी आयु में अनुपात 13:11 है, 13:11 है, तो मान लेते हैं पहले व्यक्ति की आयु 13x, दूसरे व्यक्ति की आयु 11x, ये मान लिए हम लोग। और इन दोनों का योग, इन दोनों का योग ही, 2 व्यक्तियों की कुल आयु ही 96 वर्ष है, तो इन दोनों का योग, इन दोनों का एडिशन हम लोग करेंगे तो ही वो 96 वर्ष आ जाएगा। तो 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24x बराबर 96। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 24 चौक 96, 24 चौक 96 होगा ना, हाँ ठीक है, 24 चौक 96, x बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब x बराबर 4 आ गया, तो दोनों की हम लोग आयु निकाल देते हैं। 13x वाले की आयु कितनी हो जाएगी, 13 गुणा 4, 13 चौक 52, सॉरी 13 चौक 52। उसके बाद 11x है, 11 × 4 कितनी हो जाएगी, 44। ठीक है, 52 और 44, तो पहले व्यक्ति की आयु कितनी आ गई, 52, दूसरे व्यक्ति की आयु आ गई 44, 44, 52 और 44, उनकी आयु का योग और अंतर निकालना है। तो इन योग कितना हो जाएगा, यदि हम लोग योग निकालना चाहें तो योग कितना हो जाएगा, 52 + 44 कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 9 96, 96। ठीक है, ये हो जाएगा 96 साल। अगर योग निकालना है तो ये हो गया 96 साल, और अगर अंतर निकालना है, अंतर, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। ये हो गया एडिशन, ये हो गया सब्सट्रैक्शन। तो 52 में से 44 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8। ठीक है, तो योग आ जाएगा 96 और अंतर आ जाएगा 8 वर्ष। तो चलिए ठीक है, ये हो गए कुछ 3 ये ऐसे क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है।
एक कारखाने में पहले 3 माह में औसतन 4000 बोल्ट का निर्माण हुआ। ये बोल्ट मतलब जो स्क्रू एंड नट वाला बोल्ट होता है वही है, नट और बोल्ट वाला। तो पहले 3 माह में औसतन 4000 बोल्ट का निर्माण हुआ, जबकि अगले 4 माह में औसतन 3000 बोल्ट का निर्माण हुआ, तथा अगले 5 माह में औसतन 4800 बोल्ट का उत्पादन हुआ या निर्माण हुआ। तो पूरे वर्ष में औसतन उत्पादन कितना हुआ ये हम लोगों को निकालना है। तो देखिए पूरे वर्ष में है ना, तो देखिए यहाँ पे कितना है 3 माह, यहाँ पे है 3 माह, फिर 4 माह, 3 और 4 7 और 5 माह, 7 और 5 12, तो 12 माह मिला के 1 वर्ष। तो 1 वर्ष की बात तो यहाँ पे हो रही है। चलिए ठीक है। अब देखिए अगर पूरे वर्ष में औसत उत्पादन निकालना है, एवरेज निकालना है, तो ज़रूरी क्या है उसके लिए कि हम लोग ये निकालें पहले कि पूरे वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ। ठीक है, पूरे वर्ष में अगर औसत उत्पादन निकालना है तो ज़रूरी क्या है निकालना कि पूरे वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ है डिवाइड बाई इसके बटे में क्या आ जाएगा, कुल कितनी संख्या है उन क्या बोलते हैं माह, उन वर्ष में कितने टोटल माह हैं। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा एक औसतन निकल जाएगा। कैसे इसको देखते हैं आगे। तो पूरे वर्ष में अगर हम लोग को औसत उत्पादन निकालना है तो पूरे वर्ष में कुल उत्पादन पहले निकालेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि एक वर्ष के बारे में पूछा है और एक वर्ष में 12 माह होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो इसीलिए अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका एवरेज औसत निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसी पे इसको यहाँ लिखे रहने देते हैं, तो एक ही बात है ना, इसको यहाँ लिखे रहने देते हैं। देखिए यहाँ बनाते हैं, पहले 3 माह में औसतन 4000 बोल्ट का निर्माण हुआ, 3 माह में औसतन 4000 बोल्ट का निर्माण हुआ, मतलब 3 माह में कुल कितने बोल्ट का निर्माण हुआ ये यहाँ से निकालते हैं। तो 3 माह में कुल निर्माण लिख देते हैं, कुल निर्माण कितने का हुआ 3 गुणा 4000। ठीक है, 3 गुणा 4000, क्योंकि महीनों की संख्या है 3 और औसत दिया है 4000, तो कुल कैसे आ जाएगा, मतलब 3 महीने में कुल कितना उत्पादन हुआ ये यहाँ पे निकल के आ जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा, ये तो इसको चलिए ठीक देखते हैं। तो ये अच्छा यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया 3 चौक 12000। चलिए ठीक है। अब अगले 4 महीने में, तो 4 माह में कुल उत्पादन कितना होगा या कुल निर्माण कितना होगा, तो 4 गुणा 3000 बोल्ट औसतन है, तो 4 गुणा 3000, 4 गुणा 3000 मतलब ये भी कितना हो गया 12000। ठीक है, 4 गुणा 3000 तो 4 12, ये भी 12000 हो गया। अगले 5 माह में औसतन 4800 बोल्ट का निर्माण हुआ है, तो 5 माह में कुल कितना हो जाएगा, 5 माह में कुल कितना हो जाएगा 4800, 4800 गुणा 5 कितना आ जाएगा 0 0 5 8 40, 5 चौक 20 और 4 24, 24,000। तो 4800 गुणा 5 बराबर 24,000। ठीक है, तो देखिए 3 माह में कुल उत्पादन हुआ 12000, फिर उसके अगले 4 माह में कुल 12000 बोल्ट का फिर से उत्पादन हुआ, फिर उसके अगले 5 माह में मतलब कि लास्ट के 5 महीने में टोटल 24,000 बोल्ट का निर्माण हुआ। ठीक है, ये टोटल है, ये औसतन है, इस तरीके से। चलिए ठीक है, अब देखिए इतना उत्पादन हुआ है। ठीक है, अब पूरे वर्ष में औसत उत्पादन कितना हुआ है, तो जब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि 3 माह में कुल निर्माण के लिए 3 महीने इससे गुणे कर रहे थे औसत का, तो कुल निकल के आ जा रहा था। अब हम लोग को पूरे वर्ष का औसत निकालना है, तो पूरे वर्ष का हम लोग कुल निकालेंगे सबसे पहले। तो पूरे वर्ष का कुल निकालने के लिए हम लोग के पास ये डाटा है ही, 3 महीने में कुल निर्माण इतना हुआ, उसके अगले 4 महीने में कुल निर्माण इतना हुआ, 5 महीने में कुल निर्माण इतना हुआ, तो 3 4 7 7 5 12, तो सभी का मिला के हम लोग के पास डाटा है। तो कितना हो जाएगा, अब यहाँ लिखते हैं ना, तो पूरे वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ 12000 प्लस 12000 प्लस 24,000। ठीक है, ये हो गया कुल उत्पादन और डिवाइड बाई 12 टोटल 12 महीने। यहाँ 3 महीने के लिए कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ हम लोग 12 महीने के लिए कर रहे हैं। पूरे वर्ष में औसत उत्पादन निकालना है, मतलब 12 महीनों में कितना औसत उत्पादन हुआ है वो निकालना है। तो कितना हो जाएगा ये 12 दूनी 24, 24 24 48,000 हो जाएगा। 48,000 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48, आंसर आ गया 4000। पूरे वर्ष में औसतन 4000 बोल्ट का उत्पादन हुआ
पूरे वर्ष में औसत उत्पादन कितना हुआ 4000 का, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 4000। अब देखिए इसमें हल्का सा वेरिएशन देखें अगर, तो या यहीं पे आ जाएगा। देखिए कैसे इसको हल्का सा चेंज कर सकते हैं। देखिए मान लेते हैं कि क्या कहेगा, पूरे वर्ष में कुल उत्पादन, मैं चेक कर लेता हूँ भैया कि नहीं, हाँ ठीक। तो क्या कहेगा क्वेश्चन में कि अगर पूरे वर्ष में कुल उत्पादन अगर 36,000 है, 36,000 है, ठीक है। अगर पूरे साल भर में, एक साल में मतलब 12 महीने में, तो पूरे वर्ष में कुल उत्पादन बोल्ट का कुल उत्पादन 36,000 है। 36,000 बोल्ट, जैसे यहाँ पर देखिए कितना था, पूरे वर्ष में कुल उत्पादन कितना था 48,000, ठीक है। ये 48,000 आ रहा था, इस वाले क्वेश्चन के हिसाब से कुल उत्पादन आ रहा था 48,000, मतलब 12 महीने में एक साल में 48,000 बोल्ट बन रहे थे। वैसे ही अगर क्वेश्चन में दिया होगा कि एक साल में 36,000 बोल्ट बन रहे हैं, तब क्वेश्चन सेम पूरा ये है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा यही है कि एक महीने, एक कारखाने में पहले 3 माह में औसतन इतने का निर्माण हुआ, अगले 4 माह में इतने का निर्माण हुआ। उसके बाद ये 2 कंडीशन देगा, यहाँ तक कंडीशन देगा, ये यहाँ तक मान लीजिए कंडीशन दे दिया, ठीक है। 3,000 बोल्ट तक ये कंडीशन दे दिया। एक कारखाने में पहले 3 माह में इतने बोल्ट बनते हैं, अगले 4 माह में इतने बोल्ट बनते हैं औसतन। अब उसके बाद क्या लिखेगा, तथा पूरे वर्ष में कुल उत्पादन 36,000 है, ठीक है। तथा पूरे वर्ष में कुल उत्पादन 36,000 है, तब अंतिम 5 माह में औसत उत्पादन ज्ञात करो। औसत उत्पादन ज्ञात करना है। अंतिम 5 माह में औसत उत्पादन या फिर अंतिम 5 माह में कुल उत्पादन, ऐसे कुछ भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रहा था, पूरे वर्ष में औसत उत्पादन क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रहा है, अंतिम 5 माह में कुल उत्पादन, मतलब औसत उत्पादन कितना होगा, ये हम लोग को निकालना है। तो ये भी सिंपल है, ठीक इसी के बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। पूरे वर्ष में दिया 36,000, तो इस 36,000 में से 3 माह वाले कुल को घटाते हैं और 4 माह वाले कुल को घटा देते हैं, जिससे हम लोग के पास सिर्फ 5 माह वाला बचेगा, और वही 5 माह वाला हम लोग को निकालना है। तो देखिए 3 महीने में कुल निर्माण कितना था 12,000, तो 12,000 तो हम लोग के पास है। अगले 4 महीने में कुल निर्माण था 12,000, ये भी हम लोग के पास है। यह आ जाएगा 24,000। अब पूरे वर्ष में कुल उत्पादन कितना है 36,000, तो और उसी 36,000 से हम लोगों को, देखिए ये कुल कितना हो जाएगा, देखिए कुल मतलब कितना है 12 महीना है, ठीक है, 12 महीना है। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3 माह वाले को प्लस 4 माह वाले को, तो 12 माइनस 7 बराबर 5, ठीक है। तो 5 महीना जो अंतिम लास्ट का बचेगा, ये हम लोगों को निकालना है। अब देखिए तो 12 ये हो गया 24,000। अब इस 24,000 को हम लोग 36,000 से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 12,000। अब ये 12,000 है क्या एक्चुअल में, हमने वर्ष भर के कुल उत्पादन से ये 3 और 4 7 महीने का हमने उत्पादन घटा दिया, तो ये क्या निकला, ये निकला 5 वर्ष का कुल उत्पादन, जो अंतिम 5 वर्ष है, 5 वर्ष का कुल उत्पादन निकल गया, ठीक है। पूरे वर्ष में से हमने ये घटा दिया, तो 5 वर्ष का कुल उत्पादन निकल गया। अब अगर 5 वर्ष का कुल उत्पादन निकला है, तो ये कुल उत्पादन है 5 महीने का, मुँह से बार बार शायद वर्ष निकल रहा था, 5 महीने का कुल, 5 महीने का कुल उत्पादन ये है, ठीक है। तो औसत उत्पादन कितना हो जाएगा, जब 5 महीने का कुल उत्पादन ये है, तो 5 महीने का औसत उत्पादन कितना हो जाएगा 12,000, जो कुल है इसके बटे में 5, क्योंकि 5 का हम लोग को निकालना है एवरेज, तो यह आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौक 20, ठीक है, हाँ 2400। तो ये आ गया आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से चेंज करके भी दे सकता है। अगर पहले पूछा था पूरे वर्ष में कितना होगा औसत उत्पादन, फिर इस तरीके से पूछ सकता है कि अंतिम 5 माह में औसत उत्पादन कितना होगा, पूरे वर्ष का दे देगा और ऐसा पूछ सकता है।
नहीं तो अगर पूरे वर्ष का निकालना है तो ईजिली हम लोग समझ सकते हैं, पहले 3 माह का निकाल दिए, फिर अगले 4 माह का, मतलब कुल निकाल दिए सभी का, 3 माह, 4 माह, 5 माह। डेटा चेंज करके भी देगा, जैसे अगर दे देगा 8 माह दिया, एक बार 4 माह दिया, तो सभी को आपस में जोड़ देंगे और 12 से डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और औसत उत्पादन हम लोगों को निकालना है। तो इस तरीके से आ गया। और इस क्वेश्चन में वही था कि कुल उत्पादन पूरे वर्ष का दिया था और हम लोग को निकालना था अंतिम 5 माह का। तो पहले के 3 और 4 माह को हमने जोड़ा, जिससे आया 7 महीने का, और उस 7 महीने वाले उत्पादन को हमने 12 महीने से, मतलब 1 साल से घटा दिया, उससे अंतिम 5 माह का आ गया। ठीक है, तो यहाँ से हमने औसत निकाल लिया। तो ये एक टाइप कवर हो गया। अब चलिए देखते हैं आगे। आइए अब देखते हैं अगला सवाल। ये देखिए, ये क्रिकेट वाला है। देखिए, एक क्रिकेटर का 15 पारी में कुछ रन औसत था। 15 बार वो बैटिंग किया, 15 इनिंग्स खेला वो, अपने 15 पारी तक खेला वो, तो उसका कुछ रन औसत था। ठीक है, जितने भी वो कुल बनाया होगा उसका कुछ औसत रन था। एवरेज उसका रन बता दिया है, बताया नहीं है मतलब हम लोग मानेंगे ही उसको। अब 16वीं पारी में, मतलब अगली बार जब वो खेलने उतरा, 16वीं पारी में 91 रन बना दिया वो, 91 रन, जिससे उसके औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। जितना 15 पारी में औसत था उस औसत में 4 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 4 की वृद्धि हो गई 15 पारी में। देखिए अब मान के ही करते हैं, तो अब उसकी औसत रन संख्या क्या है ये हम लोग को निकालनी है। तो चलिए सॉल्यूशन से समझते हैं। एक क्रिकेटर का 15 पारी में कुछ रन औसत था, तो माना 15 पारी तक औसत रन हम लोग मान लेते हैं। 15 पारी तक औसत रन हम लोग मान लेते हैं x। ठीक है, x मान लिया हम लोग। यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है, तो 15 पारी में कुछ रन औसत था, तो 15 पारी तक औसत रन हम लोग कितना मान लिए, x। कुल तो मान लीजिए जितना भी रहा होगा 15 पारी में, कुल वो जितना भी रन बनाया है उसका हम लोग औसत क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। ठीक है, दिया नहीं है तो x मान लिए। अब 16वीं पारी में, अगली पारी में 91 रन बनाया, जिससे औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई। जो पहले औसत 15 पारी तक x था, अब वो 4 वृद्धि हो जाएगी। तो 16 पारी तक, ये 15 पारी तक औसत रन है, अब 16वीं पारी में या फिर 16 पारी तक, कुछ भी लिख सकते हैं। तो 16वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा, 16वीं पारी में औसत कितना हो जाएगा, 4 रन की वृद्धि हुई। इस औसत में 4 रन की वृद्धि, तो x + 4। चलिए ये भी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 पारी तक हमने औसत माना x, 16वीं पारी में औसत आ गया x + 4, क्योंकि 4 रन की वृद्धि हुई है। अब ये वृद्धि हुई है, लेकिन ये 91 रन की वजह से हुई है। ठीक है, 91 रन की वजह से हुई है। तो अब देखिए इस कंडीशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मज़ा आता है। देखिए इसको हम लोग समझें तो अच्छा लगेगा। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 15 पारी तक औसत रन कितना है, x। ठीक है, तो 15 पारी तक औसत रन अगर x है, तो 15 पारी तक कुल रन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x। ठीक है, 15 पारी तक औसत रन अगर x है, तो 15 पारी तक कुल रन कितना है, 15x हो जाएगा। वही चीज़ है जैसे हम लोग फॉर्मूला से देखते हैं, औसत और गुणा किससे, जितनी संख्याएं हैं, तो 15 पारी, 15 टोटल संख्याएं हैं, पारी की संख्या कितनी, 15, तो 15x। चलिए ये ठीक हो गया। 16 पारी में औसत अगर ये दिया है, तो 16 पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, 16 पारी तक कुल रन कितने हो जाएंगे, 16। जैसे यहाँ पे 15x है, वैसे ही 16 और x + 4। ठीक है, देखिए ये तो हमने फॉर्मूला के हिसाब से लिखा है, समझ में आ गया होगा बिल्कुल। 15 पारी तक कितना हो गया, 15 × x, x ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे औसत x दिया था। अब 16 पारी के लिए 16 × औसत कितनी है, x + 4, तो x + 4 ले लिया। ये हम लोगों ने कुल रन निकाला है, कुल रन 15 पारी तक वो कुल 15x रन बनाया होगा। ठीक है, 16 पारी तक वो कुल कितना बनाया होगा, इतना बनाया होगा। तो देखिए अब इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ये जो कंडीशन दी हुई है, 16वीं पारी में 91 रन बनाया और उसी से औसत में 4 रन की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो देखिए 16वीं पारी में 91 रन बनाया है। अब देखिए अगर 15 पारी तक कुल रन कितना है, 15x। अब इसको अगर मैं लिखूँ 15x, ठीक है, 15x + 91 बराबर 16 × x + 4। तो ये कहाँ तक सही होगा, क्या लगता है, कहाँ तक सही होगा ये, तो ये पूरा सही होगा पूरे तरीके से। क्यों, देखिए
15 पारी तक औसत रन कितना था x, तो 15 पारी तक कुल रन कितना हो गया, 15 पारी तक कुल रन हो गया 15x। ठीक है, अब जो 15 पारी तक कुल रन मैं बनाया हूँ, जो मैं 15 इनिंग खेल के आया, खून पसीना बहा के आया हूँ, वहाँ पे मान लेते हैं मैं कितना रन बनाया हूँ, 15 पारी तक मैं रन बनाया 400 रन बनाया मैं। अब अगली पारी में जब मैं उतरूँगा, 15 पारी तक कितना बनाया मैं, 15 पारी तक 400 बनाया हूँ। अब जब अगली पारी में मैं उतरूँगा 16वीं पारी में, तो मैं 91 रन बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं 91 रन बनाऊँगा। 15 इनिंग तक मैं 400 बनाया और 16वीं पारी में मैं बनाया 91। तो 16 पारी तक कितना बनाया टोटल में, 16 पारी तक कह रहा हूँ। ठीक है, तक, ये तक कह रहा हूँ मैं, तक। देखिए यहाँ पे 15 पारी तक कह रहा हूँ, 15 पारी तक 1 2 3 4 5 6 से लेके 15 पारी तक टोटल 400 रन बनाया हूँ। अब ये 16वीं पारी, सिर्फ एक पारी की बात की जा रही, 16वीं पारी की, तो 16वीं पारी में 91 रन बनाया मैं। तो 16 पारी तक, 1 से लेकर के 16 पारी तक कितना हो जाएगा, जब 1 से लेकर के 15 तक में 400 था, तो 1 से लेकर के 16 तक में कितना हो जाएगा, 400 और 91 जुड़ जाएगा, तो 491। ठीक है, तो कुल कितना आ जाएगा, 491 16वीं पारी में। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख दिया हूँ एक तरीके से। देखिए 15 पारी तक 400 था, फिर 91 जोड़ा तो 16 पारी तक आ गया। 15 पारी तक कुल रन कितने थे, 15x। 15 पारी तक कुल रन कितने थे, 15x। इसमें अगर मैं 16वीं पारी में जो 91 रन बनाया हूँ इसको जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 16वीं पारी तक कुल रन कितने आ रहे हैं मेरे, वो आ जाएंगे। ठीक, ये चीज़ यहाँ एग्जाम्पल से भी क्लियर समझ में आ गई होगी। तो 16 पारी तक, 15 पारी तक जितना कुल रन है प्लस 91, तो 16 पारी तक कुल रन की संख्या ये आ जाएगी, इसमें जोड़ देंगे तो। चलिए ये आ गया। अब उसके बाद अब देखते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 15x यहाँ रखते हैं, 91 है ही, और 16x प्लस 16 चौक 64। अब ये x को हम लोग इधर ले आते हैं और 64 को उधर ले जाते हैं, है ना। x को इधर ले आते हैं तो 16x माइनस 15x कितना हो जाएगा, x को हम लोग 15x को इधर ले आए तो 16x माइनस 15x बराबर x। और 91 से मतलब ये इधर चले जाएगा, 91 में घट जाएगा 64। तो 91 में जब 64 घटेगा, 91 में से 64 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 70 70 20 21 21 और 6 27। ठीक है, ये आ जाएगा 27 रन। देखिए सही तो किया हूँ, 64 64 और 6 कितना हो गया, 70 70 और 20 91, तो 26 26 और 1 27। चलिए ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 27 रन। ठीक है, ये क्या है x बराबर 27 रन, 15 पारी तक औसत रन ये निकला है। 15 पारी तक औसत रन हमारा कितना निकल गया, x। हम लोगों को क्या निकालना है, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, मतलब 16 पारी के बाद, 16 पारी तक इतना वो खेल लिया। अब 16 इनिंग्स के बाद, 16 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है, तो 16वीं पारी में औसत रन संख्या कितनी है, x+4। ठीक, 16वीं पारी में, या फिर 16 पारी में लिख सकते हैं। ये औसत उसका 4 रन बढ़ गया था। ठीक है, 16वीं पारी में औसत उसका 4 रन बढ़ा, तो अब ये लिख सकते हैं 16वीं पारी में, या फिर 16 पारी में, या फिर क्या लिख सकते हैं, 16 पारी तक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16 पारी में औसत कितना हो गया, x+4, या फिर 16 पारी तक औसत कितना हो गया, x+4, ऐसे लिख सकते हैं। तो वही चीज़ पूछ रहा है। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी, x+4, मतलब x+4 मतलब 27 + 4 31 रन। ठीक है, तो अब उसकी औसत रन संख्या कितनी हो गई, 31। ये आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हमने सॉल्व करने की कोशिश की है। 15 पारी में कुछ रन औसत था, हमने माना x। 16 पारी में 91 रन बनाया, जिससे औसत में 4 रन की वृद्धि हो गई, औसत में हमने 4 रन की वृद्धि कर दी। अब ये वृद्धि आई है 91 रन के कारण। तो 15 पारी तक कुल रन हमने कितने देखे, 15x। 16 पारी तक कुल रन हमने देखे 16 और इंटू x+4। इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस 91 के बराबर है, 91 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि अगर इसी में मैं 15x में ही 91 जोड़ूंगा तभी 16 पारी तक टोटल रन हमारे आ जाएंगे। तो यहाँ से हमने निकाला तो x की वैल्यू आ गई 27 रन। अब उसकी औसत रन संख्या पूछ रहा है 16 पारी के बाद, तो 16 पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या x+4, तो x+4 हमने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो उससे आ जाएगा आंसर। अब देखिए 1 मिनट, हाँ ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम, एकदम सेम पैटर्न है, कोई चेंज है ही नहीं। एक खिलाड़ी ने 17वीं पारी में 85 रन बनाए, जिससे उसके औसत में
3 रन की वृद्धि हुई, तो अभी उसका औसत रन क्या है। यहाँ पे देखिए क्या है, 17वीं पारी में 85 रन बनाए, यहाँ पे क्या था 16वीं पारी में 91 रन बनाए जिससे औसत में 4 रन की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे ये वाला पहला स्टेटमेंट नहीं दिया है कि एक क्रिकेटर का 15 पारी में कुछ रन औसत था, यहाँ पे डायरेक्ट क्या दिया है 17वीं पारी में 85 रन बनाए जिससे उसके औसत पे 3 रन की वृद्धि हो गई। मतलब यहाँ से सेम है ये चीज़, यहाँ से सेम है ये क्वेश्चन, है ना, इसी पैटर्न का ही है। तो अगर इसको बनाना चाहें तो देखिए 17वीं पारी में 85 रन बनाया तो उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हुई, तो अभी उसका औसत निकालना है, मतलब 17वीं पारी तक का उसका औसत निकालना है। तो हम लोगों को इसी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 17वीं पारी में 85 रन बनाया है तो हम लोग 16वीं पारी तक देख लेंगे। ये लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, जैसे वहाँ पे 15 पारी में कुछ लिख दिया था कुछ रन औसत है, तो यहाँ पे ऐसा लिखने की ज़रूरत नहीं है कि 16, अगर नहीं लिखेगा तब भी हम लोग को ये समझना ज़रूरी है। अगर 17वीं पारी में 85 रन बनाया है तो मतलब 16वीं पारी जस्ट उसके एक पहले तक भी वो कुछ ना कुछ रन बनाया होगा, उसका कुछ ना कुछ औसत होगा, ठीक है। तो देखिए अब अगर 17वीं पारी में 85 रन बनाया वो, ठीक है, जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हुई, तो ठीक है मान लेते हैं, क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि 16 पारी में एकदम सेम ऐसे ही करेंगे जैसे ये किया हुआ है। 16 पारी में औसत रन कितना मान लेंगे, औसत रन मान लेंगे x, तो कुल कितना हो जाएगा 16 पारी में कुल रन कितने हो जाएंगे 16x। चलिए सही, 17वीं पारी में 85 रन बनाए जिससे उसके औसत में 3 रन की वृद्धि हो गई, तो 17 पारी में औसत कितना हो जाएगा, x था, वृद्धि हुई 3 की तो x + 3, तो कुल रन कितने हो जाएंगे 17 पारी में कुल रन कितने हो जाएंगे 17x + 3। 17वीं पारी में रन बनाए हैं 85 रन, वो 85 रन जुड़ेंगे 16 पारी तक के कुल में जिससे 17वीं पारी के कुल रन आ जाएंगे, है ना। या फिर इन दोनों का डिफरेंस भी डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो 17 पारी के जो कुल रन थे टोटल 17, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 17x + 51 है, देखिए x + 17 × 51, 17 × 51 कुल रन जितने थे, इसमें से अगर माइनस करें इसको 16x को, तो यही किसके बराबर है 85 के बराबर, 85 के बराबर, क्योंकि 17वीं पारी में ही 85 रन बनाया था, है ना। और ये चीज़ हमने यहाँ पे अच्छे से समझ ली है, वो एग्जांपल भी हमने देखा था। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा x बराबर 51 को भेजेंगे उधर, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 34, तो 34 क्या आ गया, 34 आ गया कि 16 पारी में औसत कितना है 34 रन, सॉरी, तो 16 पारी में कुल औसत है 34 रन। अब 17 क्या पूछा है, तो अभी औसत रन कितना है, मतलब 17 पारी के बाद, तो 17 पारी में या 17 पारी के बाद या 17 पारी तक जो भी कह सकें, तो 17 पारी औसत कितना हो जाएगा, 17 पारी के बाद औसत रन कितना हो जाएगा x + 3, मतलब 34 + 3 37 रन, ठीक है। तो ये आ जाएगा आंसर, ये हमारा आ गया 37, यहाँ पे आ गया आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं, ये दोनों क्वेश्चन देखिए, इंटरेस्टिंग लगा होगा ज़रूर क्रिकेट का भी है तो इंटरेस्टिंग होना ही है, वैसे भी है ना तो ये हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन है, एक टब में 20 गेंदें हैं जिनका, एक टब में 20 गेंदें हैं 20 बॉल्स हैं जिनका औसत मूल्य 30 रुपये है। इन सभी 20 गेंदों का औसत मूल्य कितना है 30 रुपये है। इनमें से कुछ लाल है और कुछ गुलाबी गेंदें हैं। लाल गेंदों का औसत मूल्य कितना है 35 तथा गुलाबी का औसत मूल्य कितना है 25। तो लाल गेंदों की संख्या हम लोगों को ज्ञात करनी है। मूल्य दिया हुआ है, हम लोगों को टोटल गेंद दी हुई है कितनी, टोटल 20 गेंदें हैं, और लाल गेंदों की संख्या हम लोगों को निकालनी है कि इन 20 गेंदों में से लाल गेंदों की संख्या कितनी होगी, ये हम लोगों को निकालनी है। तो देखिए आइए इसको कैसे कर सकते हैं। एक टब में 20 गेंदें हैं जिनका औसत मूल्य 30 है, तो सबसे पहले हम लोग कुल निकाल लेते हैं, ठीक है। 20 गेंदों का औसत मूल्य कितना है 30, तो 20 गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कुल मूल्य हो जाएगा 2 × 6 = 600, ठीक है। 20 गेंदों का कुल मूल्य हो गया 600 रुपये। इनमें कुछ लाल गेंदें हैं कुछ गुलाबी गेंदें हैं। लाल का औसत मूल्य कितना दिया है
35 रुपये और गुलाबी का औसत मूल्य दिया है 25 रुपये। तो लाल गेंदों की संख्या, अच्छा तो हम लोग, हाँ देखिए 20 गेंदों का कुल मूल्य इतना है। तो हम लोग अगर इस तरीके से थोड़ा सा हम लोग अपना सेटअप जमा लें कि जितनी भी लाल गेंदें हैं उनका कुल मूल्य प्लस जितनी गुलाबी गेंदें हैं उनका कुल मूल्य, वो दोनों को जोड़ देंगे तो 20 गेंदों का कुल मूल्य के बराबर आ जाएगा। देखिए 20 गेंदें हैं टोटल, 20 गेंदों में से कुछ गुलाबी हैं कुछ लाल हैं, ठीक है। अब लाल गेंदों का कुल मूल्य अगर हम लोग लें और गुलाबी गेंदों का कुल मूल्य अगर लेंगे और इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो कुल जितनी भी गेंदें हैं उनका हमारे पास ये दिया है 600, इसके बराबर कर देंगे, आंसर आ जाना चाहिए। आइए देखते हैं। तो इसके लिए मानना पड़ेगा, क्वेश्चन तो अच्छा है ना, तो मान लेते हैं, माना कि लाल गेंद को ले लेते हैं x, माना लाल गेंदों की संख्या कितनी है, लाल गेंद कितनी उपस्थित है हमारे पास, x है, ठीक है। तो गुलाबी गेंदें कितनी हो जाएंगी, गुलाबी गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, गुलाबी गेंद कितनी हो जाएंगी, अगर लाल को मैं x ले रहा हूँ तो गुलाबी को कितना लूँगा, टोटल गेंदें कितनी हैं 20 गेंदें हैं, 20 में से कुछ गेंदें x हो गई, लाल वाली x हो गई, ठीक है। तो बची कितनी, 20 में से 20 माइनस x बची, 20 माइनस x यही बची है। लाल गेंदों की संख्या हो गई x, लाल गेंदों की संख्या हो गई x हम लोगों ने माना है। तो गुलाबी गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो 20 में से बचेगी, 20 में से लाल को मतलब 20 में से x को माइनस कर दो, 20 में से लाल को माइनस कर दो तो बचेगी कौन सी, गुलाबी वाली, तो 20 माइनस x, तो ये हो गया x और 20 माइनस x। चलिए ठीक है, तो ये संख्या भी हमारे पास आ गई। अब अगर हमारे पास संख्या आ गई तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, देखिए हमारे पास क्या आ गई संख्या, हमारे पास दिया औसत मूल्य, तो हम कुल मूल्य निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हिसाब से, बढ़िया। तो लाल गेंदों की संख्या दिया है, लाल गेंदों का औसत मूल्य दिया है, तो लाल गेंदों का कुल मूल्य, ठीक है, लाल गेंदों का कुल मूल्य प्लस अगर हम लोग गुलाबी गेंदों का कुल मूल्य जानना चाहें, ठीक है, लाल गेंदों का कुल मूल्य प्लस गुलाबी गेंदों का कुल मूल्य, तो लाल गेंदों का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, x जितनी संख्या दी है और औसत 35, तो ये हो जाएगा 35x, दोनों का गुणा कर दिए, प्लस गुलाबी के लिए क्या कर सकते हैं, 20 माइनस x यहाँ पे है ही, और गुलाबी का औसत मूल्य कितना दिया 25, तो इन दोनों का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 20 माइनस x और कितना 25 दिया है, ठीक है। अब देखिए ये आ गया हमारे पास कुल मूल्य लाल गेंदों का और गुलाबी गेंदों का कुल मूल्य। अब इन दोनों को जब हम लोग ऐड कर दें तो टब में जितनी गेंदें हैं 20 गेंदें हैं, उनका औसत 30 दिया था, तो अगर इन लोग को हम लोग ऐड कर दें तो 20 गेंदों का कुल मूल्य हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मिला के ही वही हो रहा है। 20 लाल गेंदों का कुल मूल्य, गुलाबी गेंदों का कुल मूल्य, 20 गेंदों का कुल मूल्य कितना है 600 दिया ही है। चलिए ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब 35x प्लस 25 से 20 का गुणा कीजिए, 25 दूनी 50, 500 हो जाएगा, माइनस 25x बराबर 600। अब 35 में से 25 गया तो 10, 600 में से 500 गया तो 100, x बराबर आ रहा है हमारा 10। जब x बराबर 10 आ रहा है, हम लोगों को निकालना क्या था, लाल गेंदों की संख्या, तो लाल गेंदों की संख्या यहाँ से 10 ही आ जाएगी, 10 ही आ जाएगी, ये आ गया आंसर, ठीक है। लाल गेंदों की संख्या आ जाएगी 10, ये आ गया हमारा आंसर। चलिए ठीक है, अगर गुलाबी गेंदों की संख्या बोलता तो 20 माइनस 10 तो भी 10 आ जाता, कोई बात नहीं है। अब इसी में मतलब ये तो हमने देख लिया, थोड़े बहुत डाटा चेंज कर सकता है, ठीक है, थोड़े बहुत डाटा चेंज करके दे सकता है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेगा, तो इस तरीके से दे सकता है। ये हमने एक क्रिकेट वाला हमने देख लिया, मतलब 2 क्रिकेट किस तरीके से बनता है, क्रिकेट वाले क्वेश्चन हमने देख लिए, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहते हैं। ये हमने टब में देख लिया कि अगर लाल गेंद गुलाबी गेंद दी हो तो इस तरीके से दिया होता है। तो हमने क्या किया, इसमें कुल मूल्य जो था उसको हमने किसके बराबर रख दिया, लाल गेंदों के कुल मूल्य के और गुलाबी गेंदों के कुल मूल्य के, इनके बराबर रख दिया, तो इस तरीके से आंसर आ गया। तो ये हो गया। चलिए ये क्वेश्चन हो गए, अब देखते हैं आगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, जितने भी कर्मचारी हैं सभी का औसत वेतन कितना है 8000। यदि उनमें 7 लोगों का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का, जितने भी कर्मचारी बच गए 7 का वेतन औसत वेतन कितना है 12000, और जितने शेष बच गए कर्मचारी उनका औसत वेतन 6000 है,
तो कुल कर्मचारी कितने होंगे ये हम लोगों को निकालना है। ठीक है, कुल कर्मचारी वहाँ पे कितने कार्यरत है ये हम लोगों को निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले, हम लोगों को पता तो है नहीं कि कितने कर्मचारी हैं, तो हम लोग क्या मानेंगे, माना कुल कर्मचारी कितने हैं। तो अगर मान रहे हैं तो एक का ही मानेंगे, x। ठीक है, माना कुल कर्मचारी हमारे पास x। अब इस x में से देखिए, यदि x में से 7 लोगों का औसत वेतन 12,000 है। ठीक है, देखिए शुरू से शुरू करते हैं। एक कारखाने में 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। सॉरी, एक कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000 है। हमने माना सभी कर्मचारी कितने हैं, कुल कर्मचारी कितने हैं, x। ठीक है, तो सभी कर्मचारियों का औसत वेतन अगर 8,000 है तो सभी कर्मचारी जितने भी हैं, सभी कर्मचारियों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, कुल वेतन सभी कर्मचारियों कुल वेतन कितना हो जाएगा, 8,000 x। ठीक है, क्यों हो रहा है, औसत वेतन 8,000 दिया है, कुल कर्मचारी x। ठीक है, तो कुल वेतन निकालना है तो x से हमने इंटू कर दिया तो वहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए, यदि उनमें 7 लोगों का औसत वेतन 12,000 है। अब देखिए x लोगों का वेतन तो कुल लोगों का कितना हो गया, कुल का 8,000 x। 7 लोगों का औसत वेतन कितना है, 12,000, और शेष का औसत वेतन 6,000। तो अगर 7, देखिए x में से 7 लोग माइनस हो गए तो शेष कितने बचेंगे, शेष कितने बच जाएंगे, x माइनस 7। ठीक है, 7 लोग अगर x में से निकल गए तो शेष कितना हो जाए, x माइनस 7। अब देखिए 7 लोगों का औसत वेतन कितना है, 12,000, तो 7 लोगों का कुल वेतन कितना हो जाएगा, 7 गुणा 12,000। सही है, 7 लोगों का औसत वेतन अगर 12,000 है तो 7 लोगों का कुल वेतन हो जाएगा 7 गुणा 12,000। ठीक है, 7 गुणा 12,000। और शेष कर्मचारियों का औसत वेतन, शेष कर्मचारी कितने हैं, x माइनस 7, इनका औसत वेतन 6,000 है। तो कुल वेतन इनका कितना हो जाएगा, इनका वेतन कितना हो जाएगा, x माइनस 7, 6,000। ठीक है, शेष कर्मचारी बचे हमारे पास x माइनस 7। ठीक है, x माइनस 7, और इनका औसत वेतन 6,000 था, तो इन दोनों को हम लोग गुणा करेंगे फॉर्मूला के हिसाब से, तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 7 कर्मचारियों का कुल वेतन। यहाँ 7 कर्मचारियों का कुल वेतन और ये x माइनस 7 कर्मचारियों का कुल वेतन। अब ये दोनों का कुल वेतन अगर मैं जोड़ दूँ, अगर मैं ऐड कर दूँ, तो ये दोनों क्या चीज़ है, ये दोनों जितने भी वहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं सभी कर्मचारियों का कुल वेतन है। ये 7 कर्मचारियों का कुल वेतन, ये x माइनस 7 कर्मचारियों का कुल वेतन, मतलब ये किसके बराबर आ रहा है, x कर्मचारियों के कुल वेतन के, x कर्मचारी कुल कर्मचारियों के कुल वेतन के। तो 8,000 x। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं, 12 सत्ते 84 प्लस, अब यहाँ पे 6,000 x हो जाएगा, माइनस 6 सत्ते 42,000, 42,000, 8,000 x। चलिए ठीक है, अब ये x को हम लोग इधर ले जाते हैं, 84,000 में से 42,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा, 42,000 ही बचेगा, 42,000 ही बचेगा। ठीक है, 42,000 हो गया, और 6,000 को हम लोग इधर ले आए तो कितना बचेगा, 2,000 x बचा। ठीक है, अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2 21। देखिए 0 से 0, 3 0 कट जाएगा। ठीक है, 2,000 इसके नीचे जाएगा तो 3 0 वैसे ही कटेगा, और 2 से 21 12 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 21। x की वैल्यू आ गई 21, मतलब कुल कर्मचारी कितने कार्यरत हैं, वहाँ पे 21 कर्मचारी कार्यरत हैं। कुल कर्मचारी ही पूछा था आंसर, तो 21 कर्मचारी कार्यरत हैं, तो वही हम लोग को निकालना था, वही आ गया आंसर। ठीक है, एक बार और देखते हैं, कारखाने में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8,000, निकालना था कुल कर्मचारी कितने हैं। हम लोगों ने मान लिया कि कुल कर्मचारी x। अब सभी कर्मचारियों का औसत वेतन अगर 8,000 दिया है तो कुल कर्मचारियों का, सभी कर्मचारियों का कुल वेतन हो जाएगा 8,000 x। उनमें से 7 लोगों का औसत वेतन 12,000 है, x जितने हैं उसमें से 7 लोगों का वेतन, औसत वेतन 12,000 है, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा 7 लोगों का, 7 इंटू 12,000। अब बचे कितने, x माइनस 7 बचे। अब उन x माइनस 7 का औसत वेतन 6,000 है, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा x माइनस 7 इंटू 6,000। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं
तो कुल कर्मचारियों का कुल वेतन आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इस तरीके से x निकाल लिया, ठीक है। तो औसत भी बढ़िया है, ईजी है। अब देखिए इसको देख लेते हैं। 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का औसत 20 है। 4 संख्याएं दी हैं, उनमें से पहली 3 संख्या का औसत 20 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है। यदि चौथी संख्या 15 है तो पहली संख्या क्या होगी, ठीक है। 1 2 3 4, 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या, इनका औसत दिया है 20। अंतिम 3 संख्या, इनका औसत कितना दिया है 18। और चौथी संख्या ये दिया है 15। तो हमें पहली संख्या निकालनी है, ये हम लोग को निकालना है, ठीक है। पहली संख्या निकालनी, तो 1 2 और 3 ये शुरू की 3 संख्या, उसके 2 3 और 4 ये अंतिम 3 संख्या, ठीक है। इस तरीके से तो 4 संख्याओं में पहली 3 संख्या का औसत, तो प्रथम 3 संख्या का औसत दिया है, तो प्रथम 3 संख्या का योग हम लोग या कुल निकाल लेते हैं। प्रथम 3 संख्या का योग निकाल लेते हैं ना, योग कह देते हैं। कितना हो जाएगा 20 इंटू 3 संख्याएं हैं और औसत है 20, तो 20 इंटू 3 60। फिर अंतिम 3 संख्या का औसत 18 है, तो अंतिम 3 संख्या का योग कितना हो जाएगा 18 तिया 54 18 तिया 54 हो जाएगा, ठीक है। 18 तिया 54, चलिए सही है। उसके बाद यदि चौथी संख्या 15 दी हुई है, तो पहली संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे मानना पड़ेगा, थोड़ा सा मान लेते हैं क्या मान रहे हैं हम लोग। मान लेते हैं पहली 3 संख्या क्या हो जाएगी पी क्यू आर एस मान लेते हैं ना, पी क्यू आर प्लस प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना है 60, क्यू आर एस अंतिम 3 संख्या। 4 संख्या हम लोग कौन सी मान ले रहे हैं, मैंने शुरू में माना नहीं था, माना 4 संख्याएं हैं पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस 4 संख्याएं हैं, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना आ गया 60, जो दिया था औसत 20, उसी से योग आ गया 60। अंतिम 3 संख्याओं का औसत कितना 18, तो 18 इंटू 3, अगर योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 54, 18 तिया 54 क्यू आर एस का। अब चौथी संख्या दी हुई है 15, तो अगर ये चौथी संख्या 15 दी है, एस बराबर दिया है 15, तो क्यू प्लस आर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब ये एस की वैल्यू अगर 15 है, तो 15 को हम लोग इससे ट्रांसफ़र कर देते हैं। 54 माइनस 15 कितना हो जाएगा 39, 39, ठीक है। 54 में से 5 गया तो 49 और 10 गया तो 39, ठीक है। तो क्यू प्लस आर कितना हो गया 39, 39 आ गया। अब क्यू प्लस आर जब 39 आया है, तो इसको हम लोग यहाँ रख देते हैं, इस 39 की वैल्यू को, या क्यू प्लस आर की वैल्यू को हम लोग यहाँ रखेंगे 39। तो P प्लस 39 बराबर 60, तो P बराबर कितना हो जाएगा 21। ये आ गया आंसर। पहली संख्या निकालनी थी, पहली संख्या P माने थी, P की आगे वैल्यू 21, ठीक है। ये इस तरीके से निकल गया, एकदम ईजी है। प्रथम 3 संख्या का हमने औसत दिया था, तो हमने योग निकाल लिया पी क्यू आर का, फिर क्यू आर एस का हमने निकाल लिया योग। फिर उसके बाद चौथी संख्या दी हुई थी एस की वैल्यू 15 दी थी, तो हमने यहाँ से क्यू प्लस आर की वैल्यू निकाल ली। क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे रख दिया हमने, जिससे पी की वैल्यू निकल जाए, तो पी की वैल्यू निकल गई। चलिए बढ़िया। अब देखिए, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यदि m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तथा n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है, तो सभी m प्लस n संख्या का औसत क्या होगा। तो देखिए ये किस तरीके का है, m संख्या का औसत, m संख्याओं का औसत दिया है n स्क्वायर। अच्छा ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़ते हैं कि योग बटे संख्या, या k देख रहे थे, बराबर औसत एवरेज। ये देखते हैं हम लोग, k संख्याओं का योग, जितनी भी संख्याएं दी हुई है, k संख्याओं का योग बटे जितनी संख्याएं दी हुई है k बराबर एवरेज। यदि उस योग को हम लोग दी हुई संख्याओं से डिवाइड कर दें, तो औसत निकल के हाथ में आ जाता है। तो वही चीज़ है, m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है, यहाँ पे औसत कितना दिया है n स्क्वायर, और m संख्याओं का क्या दिया एक्चुअल में, संख्याएं कितनी है, तो m है। m संख्याओं का, तो संख्याएं कितनी है, m है एक्चुअल में, तो ये हो जाएगी m
यहाँ से हम लोग को निकालना है योग। तो m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है, m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है तो m संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, m इंटू एन स्क्वायर। ठीक है। अब n संख्याओं का औसत अगर m स्क्वायर है, n संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर है तो n संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, n इंटू एम स्क्वायर। इसी हिसाब से है ना, यहाँ पे n रख देंगे, यहाँ पे m स्क्वायर रख देंगे। तो m संख्याओं का योग m इंटू एन स्क्वायर और n संख्याओं का योग n इंटू एम स्क्वायर हो गया। तो सभी m प्लस n संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, एक मतलब m संख्याएं हैं जितनी भी दी होंगी, 15, 20, 25 जितनी भी संख्याएं होंगी, n कुछ संख्याएं हैं जितनी भी दी होंगी, 15, 20, 50 जितनी भी दी होंगी, m प्लस n इन दोनों संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जितना योग निकाले हम लोग टोटल। ठीक है, योग बटे संख्या करते हैं तो योग बटे संख्या तो कितना हो जाएगा, m n स्क्वायर योग दोनों का योग, ठीक है, दोनों का योग बटे m प्लस n संख्या दोनों की संख्या। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई हम लोगों को। ये कंफ्यूज नहीं होना है। m संख्याओं का औसत अगर n स्क्वायर दिया है मतलब m संख्या मतलब यहाँ पे हो सकता है कि 50 हो, 20 हो, 15 हो, 10 हो, इस तरीके से। वैसे ही n संख्याओं का औसत, तो सभी m प्लस n संख्याओं का औसत पूछ रहे हैं, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, m और n, हाँ m और n ये कॉमन निकाल सकते हैं। बचेगा क्या, m और n कॉमन निकाल देंगे, m इंटू n, हम लोग m n कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा n प्लस यहाँ क्या बचेगा m, और नीचे इसके स्वागत के लिए m प्लस n खड़ा है कि आजा और मुझसे आके गले मिल ले। दोनों एक दूसरे को काटे देते हैं, है ना। यहाँ ऊपर बच गया n प्लस m या फिर m प्लस n, नीचे भी m प्लस n, तो दोनों ऊपर नीचे कट गया, तो आंसर क्या आ जाएगा, mn जो है आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो m प्लस n संख्या का औसत कितना आ जाएगा, mn, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो ये कुछ 3 ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे, है ना, ये हो गया। अब उसके बाद ये हमने क्वेश्चन देख लिया कर्मचारी वाला। उसके बाद 4 संख्याओं, हाँ चलिए ये वाला हमने देख लिया, ये हो गया। उसके बाद हमने ये देख लिया है। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। चलिए ये 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं आज, और आज की क्लास हम लोग एंड करते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग एवरेज को ख़त्म कर दें। ठीक है, औसत टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे अगले क्लास में, कोशिश करेंगे जहाँ तक हो जाए। कंप्लीट तो होना चाहिए वैसे। तो आज की क्लास को हम लोग ये 2 थोड़े से इजी क्वेश्चंस ले लेते हैं, इजी क्वेश्चन पे मतलब ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये तो पहले का ही क्वेश्चन है। देखिए, यदि 23a प्लस 23b बराबर 115, 23a प्लस 23b बराबर 115 अगर है हमारे पास, तो a और b का औसत ज्ञात करना है। ठीक है, a और b का औसत ज्ञात करना है। इसके लिए ज़रूरी है, मतलब पता होना चाहिए कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, इस तरीके से। या फिर एक और तरीका कैसा है, देखिए यहाँ से 23 को कॉमन निकालते हैं, यहाँ अंदर क्या बच गया, a प्लस बी बराबर 115, a प्लस बी बराबर 115 बटे 23। अब 23 इसके 5 बार में चले जाएगा। ठीक है, 5 बार में, तो 5 दिया 15, 10 और 11, ये चले गया 5 बार में। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5, a प्लस बी बराबर 5। अब देखिए a प्लस बी 5 मतलब इन दोनों संख्याओं का योग दिया है, औसत निकालना तो कैसे करेंगे, बस इन दोनों संख्याओं से भाग दे देंगे। योग तो हम लोग के पास है ही, निकालना है औसत तो संख्याओं से भाग दे देंगे। तो योग जो दिए मतलब कैसे, a प्लस बी, संख्याएँ कितनी है 2, a प्लस बी, तो 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 बटे 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, सॉरी 2.5, 2.5, 2.5, तो ये आ जाएगा आंसर। a प्लस बी का औसत क्या हो जाएगा, 2.5। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी, 5 थी योग, और संख्याएं कितनी थी 2, a और b 2 संख्याएं हैं, तो 2 से हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 2.5, 2.5, 2.5 इसका आंसर आ गया एवरेज। अब आगे देखते हैं, 2 संख्याओं का औसत अगर x है, यदि एक संख्या y तब दूसरी संख्या क्या होगी। 2 संख्याओं का औसत अगर x है, यदि एक संख्या y है तब दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए
मान लेते हैं कि उस संख्या को क्या लें हम लोग, क्वेश्चन मार्क ही ले लेते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि x का तो स्थान ऑक्यूपाइड है वैसे ही ना, x पहले ही अपना स्थान यहाँ पे बना चुका है, तो इसलिए हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लेते हैं, क्वेश्चन मार्क ले लेते हैं, ठीक है, प्रश्न चिन्ह ले लेते हैं। एक संख्या हो गया प्रश्न चिन्ह जो हम लोग को निकालनी है, दूसरी संख्या और अच्छा पहली संख्या, सॉरी देखिए, यदि एक संख्या y है y, तब दूसरी संख्या क्या होगी, क्वेश्चन मार्क। दो संख्याओं का औसत x है, इन दोनों का औसत क्या है, x है, तो औसत कैसे निकलेगा, योग डिवाइड बाई 2। दो क्यों, क्योंकि दो संख्याएं, एक y है एक क्वेश्चन मार्क है, तो इन दोनों का औसत कितना है, x, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क को अगर मैं यहीं रहने दूँ, 2 को भेजूँगा इधर 2x और y आ जाएगा इधर तो -y, ये आ जाएगा आंसर। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन मार्क बराबर 2x - y, 2x - y, ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी अभी मतलब आज की क्लास हो गई। तो आज की क्लास में भी हमने काफ़ी क्वेश्चंस देखने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में और हम औसत के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कोशिश करेंगे कि अगली क्लास में हमारी औसत कंप्लीट हो जाए, अगली क्लास तक हमारा। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।